शुभ संध्या। आइए आज हम लोग संस्कृत व्याकरण के इस द्वितीय कक्षा में आप सभी छात्रों का हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। कहा गया है कि व्यक्ति महान तभी बनता है जब वह निरत अपने कर्म पथ पर लगा रहे। आज इसी कड़ी में हम लोग संस्कृत व्याकरण के वर्ण विचार के अंतर्गत दूसरी कक्षा व्यंजन वर्ण के बारे में चर्चा करेंगे। पिछली कक्षा में हमने स्वर वर्ण को बहुत ही विस्तृत ढंग से पढ़ा और आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत व्याकरण में व्यंजन वर्णों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। कहा गया है कि बेहतर से बेहतर की तलाश करो, बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समंदर की तलाश करो, टूट जाता है पत्थर, टूट जाता है शीशा, पत्थर की चोट से टूट जाए पत्थर, ऐसे शीशे की तलाश करो। आइए मेरे प्यारे छात्रों, आज हम लोग वर्ण विचार के अंतर्गत व्यंजन वर्ण को देखते हैं जो मैट्रिक परीक्षा में बहुत ही उपयोगी साबित होगा आप लोगों के लिए। आज हम लोग पढ़ेंगे व्यंजन वर्ण। जिसे हम लोग हल वर्ण के नाम से भी जानते हैं। सबसे पहले हम यदि इसकी परिभाषा की बात करें तो हल वर्ण या व्यंजन वर्ण वे वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से नहीं हो पाता है, अर्थात जिनके उच्चारण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाए। उसे हम लोग व्यंजन वर्ण कहते हैं। यदि इनकी संख्या की बात की जाए तो व्यंजन वर्णों की कुल संख्या 33 है। क से लेकर ह तक ये कुल 33 व्यंजन वर्ण है। अब इन व्यंजन वर्णों को 3 भागों में बांटा गया है। देखते हैं हम लोग इनके भेदों को। व्यंजन वर्ण को 3 भागों में बांटा गया। पहला है स्पर्श व्यंजन वर्ण, दूसरा है अंतःस्थ व्यंजन, एवं इसका तीसरा प्रकार है ऊष्म व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण 3 प्रकार के हो गए। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। व्यंजन वर्णों की संख्या हम लोग जान गए, कुल 33 व्यंजन वर्ण है। इनमें 25 स्पर्श वर्ण होते हैं। इनकी संख्या तो 25 है। ये है क से म तक। क से म तक के जो भी वर्ण हैं वो स्पर्श व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। य, र, ल और व ये अंतःस्थ व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। श, स, स एवं ह, या हम ये कह लें तालव्य श, मूर्धन्य श, दंत स तथा ह ये ऊष्म व्यंजन वर्ण कहलाते हैं। परीक्षा में कभी कभी इनकी संख्या पूछी जाती है।
यदि हम ये देख लें अंतस्थ व्यंजन वर्ण तो इनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन वर्ण इनकी संख्या 4 है। इस प्रकार यदि हम देखें तो 25 और 4 29 और 4 33, ये कुल 33 व्यंजन वर्ण होते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा और आगे की ओर चर्चा करते हुए बढ़े तो व्यंजन वर्णों में ही एक वर्ण है जिनको हम लोग संयुक्त व्यंजन कहते हैं। संयुक्त व्यंजन या इसी को हम लोग संयुक्ताक्षर भी कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि संयुक्त मतलब मिला हुआ, जुड़ा हुआ। वैसे व्यंजन वर्ण जो दो व्यंजनों के मिलने से बने हैं, दो व्यंजनों को जुड़ने से बने हैं, वैसे व्यंजनों को हम लोग संयुक्त व्यंजन वर्ण कहते हैं और इनकी संख्या 4 है। ये हम देखते हैं छ, त्र, ज्ञ एवं स्त्र। ये 4 वर्ण जो है उस संयुक्त व्यंजन या संयुक्ताक्षर के अंतर्गत गिने गए हैं। यदि हम इनकी बात करें कि ये किन किन वर्णों के मिलने से बने हैं तो हम देखते हैं कि छ जो है वो क एवं स के मिलने से, त्र त एवं र के मिलने से, ज्ञ ज और य के मिलने से, स्त्र तालव्य श एवं र के मिलने से। कभी कभी परीक्षा में या हम ये कहते हैं कि बोर्ड की परीक्षा जो बिहार बोर्ड द्वारा आयोजित होती है 10th की, उसमें कभी कभी इन वर्णों को भी पूछ लिया जाता है कि छ का संयुक्त वर्ण कौन कौन है या स्र का संयुक्त वर्ण कौन है। इस प्रकार संयुक्ताक्षरों की संख्या 4 हो जाती है। आगे हम लोग देखते हैं इन वर्णों का उच्चारण स्थान जो वर्ण विचार के अंतर्गत आता है। वर्णों का उच्चारण स्थान ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय बिंदु है। हर एक परीक्षा में, चाहे वह कोई प्रतियोगिता परीक्षा हो या बिहार बोर्ड द्वारा ली जाने वाली मैट्रिक की परीक्षा हो या उच्चतर माध्यमिक आदि +2 की परीक्षा हो, उसमें हिंदी के पेपर में वर्णों का उच्चारण स्थान निश्चित रूप से पूछ लिया जाता है। यहाँ तक यदि आप बिहार एसआई यानी जिसको हम लोग दरोगा कहते हैं, सब इंस्पेक्टर, इसकी भी परीक्षा में हिंदी के पेपर में वर्णों का उच्चारण स्थान पूछा जाता है जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आइए हम लोग देखते हैं सबसे पहले किन वर्णों को कहाँ से बोलते हैं। जो वर्ण जहाँ से बोले जाते हैं उस स्थान को उस वर्ण का उच्चारण स्थान के नाम से जाना जाता है। जैसे पहला यदि सूत्र देख लें हम लोग तो अकूह विसर्जनीया नाम कंठः। ये कंठ द्वारा उच्चरित होने वाले वर्णों का सूत्र है। इतने वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अ को देखें तो अ एवं आ, कु का मतलब होता है कवर्ग। आप जानते हैं स्पर्श व्यंजन वर्ण जो 25 है उनको 5 वर्गों में बांटा गया है जिन्हें हम वर्गीय व्यंजन भी कहते हैं। क ख ग घ को
कवर्ग, च छ ज झ ञ को चवर्ग, ट ठ ड ढ ड़ को टवर्ग, त थ द ध न को तवर्ग, प फ ब भ म को पवर्ग। ये 5 प्रकार के वर्ग है और इन्हें हम वर्गीय व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो इसी प्रकार हम देखते हैं कि कु का मतलब होता है कवर्ग, जिसके अंतर्गत क, ख, ग, घ एवं ङ इतने वर्ण आते हैं। ह तथा विसर्ग, विसर्जनीय मतलब विसर्ग, इतने वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। या ये कहते हैं हम अ, आ, कवर्ग, ह तथा विसर्ग, इन वर्णों का उच्चारण आसान कंठ है। यदि हम इनकी संख्या गिन लें तो 2, 5, 7, 1, 8 और विसर्ग 9 वर्ण कंठ से बोले जाते हैं। अकुह विसर्जनीय नाम कंठा में 9 वर्ण हैं जो कंठ द्वारा उच्चरित है। यदि दूसरे सूत्र की बात करें, यदि दूसरे स्थान की, तो दूसरा स्थान तालु है। इसका सूत्र है ईचु यशानाम तालुः। इस सूत्र की व्याख्या यदि हम करते हैं तो ई का अर्थ होता है ई एवं बड़ी, चु का अर्थ हो गया चवर्ग, य का अर्थ हो गया य एवं श का अर्थ हो गया स। ये षष्ठी का बहुवचन है। इतने वर्ण तालु द्वारा उच्चारित है। या अर्थात छोटी और बड़ी 2, चवर्ग में 5 अक्षर च, छ, ज, झ और य, तो 2 और 5 7, 1 8 और 9 वर्ण तालु से बोले जाते हैं। चवर्ग तो आप जान गए, च, छ, ज, झ और य, ये चवर्ग के अंतर्गत आते हैं 5 अक्षर, अर्थात ये 9 वर्ण तालु से बोले जाते हैं। यदि तीसरे उच्चारण स्थान की बात करें तो इसमें मूर्धा आता है। मूर्धा से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं जिनका सूत्र है ऋतु रसाणाम मूर्धा। आप लोग कभी ध्यान दिए हैं कि मुख में मूर्धा कहाँ है? आप जानते हैं कि तालु जो है वो जीभ के ठीक ऊपर होता है, तो ऊपर वाले भाग यानी तालु और ऊपरी मसूड़े के जो बीच का स्थान है इसे ही हम लोग मूर्धा कहते हैं। ध्यान देंगे, तालु और ऊपरी मसूड़े यानी ऊपर वाला जो मसूड़ा है दांत का, उसके बीच का स्थान मूर्धा कहलाता है। इनके उच्चारण में जीभ का अग्रभाग मूर्धा की ओर मुड़ता है और इन वर्णों का उच्चारण हो पाता है। किन किन वर्णों का उच्चारण मूर्धा से होता है आइए देखते हैं हम लोग सूत्र के माध्यम से। तो री एवं बड़ी री, टू का अर्थ होता है ट वर्ग, जिसमें 5 अक्षर ट, ठ, ड, ढ एवं ड 5 अक्षर होते हैं। र का अर्थ हो गया र एवं श का अर्थ हो जाता है मूर्धन्य श। इसको मूर्धन्य श इसलिए हम लोग कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण मूर्धा से होता है। मूर्धा से उच्चारित होने के कारण इस श का नाम मूर्धन्य श है। इस प्रकार हम देख ले तो 2, 5, 7, एक र 8 और एक श 9 वर्ण ये मूर्धा से बोले जाते हैं। 9 वर्ण कंठ से, 9 वर्ण तालु से एवं 9 वर्ण मूर्धा से बोले जाते हैं। आइए हम लोग देखते हैं अब चौथा उच्चारण स्थान की ओर, जो दांत से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं ऋतुलसानाम दंताः।
दांत से उच्चरित होने वाले वर्णों पर यदि हम चर्चा करें तो ये वर्ण है ली, त वर्ग, ल एवं स। ये दंत्य स इसलिए कहा गया क्योंकि इसका उच्चारण दांत से होता है। इतने वर्ण दांत से बोले जाते हैं। तवर्ग का तो अर्थ आप जानते ही हैं, त, थ, द, ध एवं न। ये 5 अक्षर जो है ये तवर्ग के अंतर्गत आते हैं। इस प्रकार हम देख लें तो 1, 5, 6, 1, 7 और 1, 8, 8 वर्ण जो है वह तालु से दंत से बोले जाते हैं, यानी दांत से बोले जाते हैं। अब हम लोग अगले यदि सूत्र के देखते हैं अगले उच्चारण स्थान की ओर, तो अब आता है ओठ। ओठ से उच्चरित होने वाले वर्णों में इसका एक सूत्र होता है उपूप ध मानियानाम ओष्ठौ। उपूप धमानियानाम ओष्ठौ, ये ओठ से उच्चरित होने वाले वर्ण हैं। यदि इनकी हम इस सूत्र की व्याख्या करें तो ऊ का अर्थ होता है छोटा ऊ एवं बड़ा ऊ। ऊ का अर्थ होता है पवर्ग। और ये कुछ उपधमानीय वर्ण भी होते हैं जिसको कुछ विशेष चिन्ह के द्वारा चिन्हित किया जाता है, जो खास करके हमारे इलाके यानी ये कह दें कि बिहार के इलाकों में इनका प्रयोग बहुत कम होता है। ठीक है, अतः यदि हम मुख्य रूप से बात करें तो छोटा ऊ और बड़ा ऊ तथा पवर्ग। पवर्ग में प, फ, ब, भ एवं म, ये 5 अक्षर और 2 अक्षर 7 अक्षर यदि ओठ से उच्चरित होने वाले, और उपधमानियों को जोड़ दे तो 8 अक्षर, यानी ये 7 मुख्यतः मान लें ये 7 वर्ण जो हैं वो ओठ से बोले जाते हैं। यहाँ पर ओष्ठौ द्वितीय विभक्ति लगी है, इसका मतलब दोनों ओठ। इन वर्णों का उच्चारण स्थान ओठ है, इन्हें हम ओष्ठ्य वर्ण भी कहते हैं। अब आते हैं हम लोग इन वर्णों के उच्चारण स्थान को देखते हैं, तो जो वर्ण कंठ से बोले जाते हैं उनको हम लोग कंठ्य कहते हैं। जो वर्ण तालु से बोले जाते हैं उनको तालव्य कहते हैं। जो वर्ण मूर्धा से बोले जाए उन्हें हम मूर्धन्य कहते हैं। जो वर्ण दांत से बोले जाते हैं उनको हम लोग दंत्य कहते हैं। और जो वर्ण ओठ से बोले जाते हैं उनको हम ओष्ठ्य कहते हैं। अब आते हैं कुछ संयुक्त स्वर या संधि स्वर, जिनको अब हम लोग देखते हैं उनका उच्चारण स्थान। एक है ए दैतोह कंठ तालु। इसमें 2 वर्ण, एक ए तथा ऐ, ये 2 ऐसे स्वर वर्ण हैं जिनका उच्चारण 2 स्थान से कंठ और तालु यानी दोनों को मिला दें तब इन वर्णों का उच्चारण होता है। इस प्रकार ए एवं ऐ का उच्चारण स्थान कंठ तथा तालु है। अगला सूत्र है ओ दैतोह। ओ दौतोह कंठोष्ठम।
इस सूत्र के यदि अर्थ की बात करें तो ओ तथा औ ये दोनों वर्णों का उच्चारण स्थान कंठ और ओठ है। कंठ एवं ओठ, ये दो स्थान को यदि हम मिलाते हैं तो इन दोनों वर्णों का उच्चारण होता है। यदि अगले सूत्र की बात करें तो वकारस्य दंतोष्ठम, अर्थात व का उच्चारण दांत एवं ओठ दोनों से होता है। आप खास ध्यान देंगे, बोर्ड परीक्षा में कई बार इस वर्ण का उच्चारण स्थान पूछा गया है। वह एक ऐसा वर्ण है जिसका उच्चारण कंठ और ओठ दोनों वर्णों की सहायता से बोला जाता है। इसीलिए बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया यह सवाल है कि वह का उच्चारण स्थान या दंतोष्ठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है। तो हम ध्यान देंगे, यदि वह का उच्चारण स्थान पूछता है तो दंतोष्ठ बताएंगे। यदि ये पूछता है प्रश्न कि दंतोष्ठ किस वर्ण का उच्चारण स्थान है तो वह बताएंगे। आगे की सूत्र में हम देखते हैं, नासिका वर्ण एक सूत्र है, या यमगणनम नासिका च, यमगणनम नासिका च, अर्थात ये जितने भी वर्गों के अंतिम अक्षर, यानी हम ये कह दें कि अंग, य, ड़, न तथा म है, इनका उच्चारण नाक से भी होता है। इन प्रत्येक वर्णों का उच्चारण स्थान हम पढ़ चुके हैं। ङ का उच्चारण स्थान कंठ है, ई का उच्चारण स्थान तालु है, ड़ का उच्चारण स्थान मूर्धा है, न का उच्चारण स्थान दांत है, म का उच्चारण स्थान ओठ है। फिर भी ये सभी वर्ण नाक से भी बोले जाते हैं, इसीलिए इन वर्णों को हम लोग अनुनासिक कहते हैं। कभी कभी पूछा जाता है अनुनासिक कौन से वर्ण है, तो वे वर्ण जिनका उच्चारण नाक से या नाक एवं मुख दोनों से होता है, वैसे वर्णों को अनुनासिक वर्ण कहते हैं। इस प्रकार आज हम लोग व्यंजन वर्ण एवं उन वर्णों के स्वर और व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थान को भी देखें। आज की वीडियो में या आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। मिलते हैं हम लोग एक नए वीडियो में। आज का यह दिन आपके लिए शुभ हो, भवतु शुभ मंगलम। सर्वे छात्राः, इसी शुभकामनाओं के साथ थैंक यू, धन्यवाद। आप जहाँ भी रहें स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और एक छोटा सा अनुरोध कि आप इस मेरे चैनल को यदि अच्छा लगता है तो अपने फॉलोअर्स, अपने दोस्तों के पास तक भी पहुंचाने का कष्ट करें, ताकि मैट्रिक परीक्षा देने वाले सभी छात्रों का इन किन प्रकारेण कुछ भलाई हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।